हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों एक हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, जो लोग मेरा हर वीडियो देखते हैं उनको मालूम होगा कि अभी मेरे चैनल पे मैं एमआर से सक्सेसफुल एमआर कैसे बने उसी सीरीज का वीडियो अभी अपने चैनल पे बना रहा हूं। और ये सीरीज का जो पहला वीडियो था वो था फ्रेशर्स के लिए, ओनली फॉर फ्रेशर्स, कि फ्रेशर्स क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वो बताया था मैंने उस वीडियो में। और आपको क्या करना चाहिए एज ए फ्रेशर्स ताकि आप सक्सेसफुल हो पाए एमआर जॉब में आने के बाद। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था वो स्पेशली जो है वो एक्सपीरियंस्ड एमआर के लिए था कि एमआर जो होते हैं वो क्या गलती करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उनको क्या करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। तो मैंने फ्रेशर्स का वीडियो बना लिया था, उसके बाद एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो बनाया। अब नेक्स्ट जो उससे ऊपर की लेवल की चीज है कि क्यों एक हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाता वो वीडियो बनाना था। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो खास करके मैनेजर लेवल का वीडियो है, मैनेजर के लिए वीडियो है। लेकिन अभी अगर आप एमआर हैं तो अभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपको चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी कि क्यों एक हेडक्वार्टर, आपका हेडक्वार्टर क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और क्या आप गलती कर रहे हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म कर पाए, आप सक्सेसफुल एमआर बन पाए, इंसेंटिव कमा पाए और अपने ज़िंदगी में कामयाब हो पाए। तो कोई भी हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो पहला जो चीज़ है वो एज ए मैनेजर आपको ये देखना है किसी भी हेडक्वार्टर में कि वो हेडक्वार्टर में लड़का जो है डॉक्टर का विजिट रेगुलर कर रहा है कि नहीं। ये सबसे बेसिक चीज होता है, डॉक्टर का विजिट। हमारा काम ही है, एमआर का जॉब ही है डॉक्टर को मिलना। तो आपको पहले ये देखना है कि डॉक्टर का विजिट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये मार्केटिंग का जॉब है, घर बैठे तो सेल आने वाली है नहीं। तो आपको ये देखना है कि डॉक्टर विजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है लड़का। और अगर कर रहा है तो 15 दिन के गैप में या फिर आपके कंपनी में जो वर्क नॉर्म्स हैं, जो आपकी पॉलिसी है, वर्क नॉर्म्स पॉलिसी, किसी कंपनी में रहता है कि किसी डॉक्टर को 3 विजिट करना रहता है, किसी को 2 विजिट करना है, किसी को 1 विजिट करना है। तो उस वर्क नॉर्म के हिसाब से आपका लड़का डॉक्टर को विजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि लड़का अच्छा है, काम तो कर रहा है, लेकिन क्या करता है वो कि जिसको 3 बार मिलना है उसको 1 बार मिला हुआ है, जिसको 2 बार मिलना है उसको 1 बार भी विजिट नहीं किया है, किसी को 1 बार विजिट करना है तो उसको 3-4 बार मिला है और किसी को 1 बार भी नहीं किया है। तो एज ए मैनेजर आपको यही चीज देखना है सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर में लड़के की विजिट। ठीक है, तो ये चीज अगर आप सुधारते हैं, ये एक पहला पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है बहुत सारे हैं, इसलिए मैं भूल ना जाऊं करके मैं ये चीज नोट कर लिया हूं इस वीडियो में, कोई पॉइंट भूल ना जाऊं इसलिए। तो नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है एज ए मैनेजर किसी हेडक्वार्टर में वो ये है कि आपका लड़का प्रॉपर आरसीपीए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, आरसीपीए कई लोग इसको बहुत ही छोटी चीजें लेते हैं, बहुत छोटा चीज समझते हैं, लेकिन आरसीपीए बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। बिना आरसीपीए के डॉक्टर को मिलना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। तो जब भी आप विजिट के लिए जाते हैं, आपका लड़का विजिट के लिए जा रहा है तो वो आरसीपीए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई लोग करते भी हैं तो पहले डॉक्टर को मिलते हैं, बाद में आकर के मेडिकल स्टोर में आरसीपीए करते हैं। ये गलत तरीका है। पहले आरसीपीए करना है, फिर बाद में जाकर के डॉक्टर को मिलना है और बताना है। उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे, तभी ये चीज आप सक्सेसफुली डॉक्टर को कन्वर्ट कर पाएंगे प्रोडक्ट के लिए। तो एज ए मैनेजर आपको देखना है कि आपका लड़का, दूसरा चीज ये कि आरसीपीए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें आती है वो आपको एज ए मैनेजर अपने लड़के में देखना है कि उस हेडक्वार्टर में जो आपका लड़का है वो डिटेलिंग अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डिटेलिंग अच्छे से नहीं है तो भी वो हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लड़का डॉक्टर को कन्विंस ही नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सेल कहां से बढ़ेगा। और सेल बढ़ेगा नहीं तो हेडक्वार्टर कैसे परफॉर्म कर पाएगा। तो डिटेलिंग भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग जानते हैं एज ए मैनेजर आप हैं, आपको पता है, आप भी एमआर से मैनेजर ही बने हैं, तो डिटेलिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज है तो वो चीज आपको देखना है। कई लोग डिटेलिंग करते हैं, कई लड़के डिटेलिंग करते भी हैं, पुराने नए जो भी आते हैं। तो आपको ये वॉच करना है कि डिटेलिंग करते हैं तो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। डिटेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिमांड, क्योंकि बस हमारा काम जो है डिटेलिंग करना नहीं है। एमआर का काम, कई लोग को जानकारी के अभाव में जाते हैं, बस बता करके थैंक यू बोल के आ जाते हैं।
लेकिन इतना तक ही एमआर का जॉब सीमित नहीं है। एमआर क्यों जाते हैं वहाँ पे, हम क्यों जाते हैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड करने? तो आपको एज ए मैनेजर ये देखना है कि लड़का डिटेलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, अगर कर रहा है तो डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद एक चीज़ और देखना है डिटेलिंग में कि लड़का जो है प्रोडक्ट की जो साइंटिफिक चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें हैं आपके प्रोडक्ट की होगी, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें बता रहे कि नहीं बता रहा है। कोई भी साइंटिफिक चीज़ें है उसको डॉक्टर को बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। तो ये इस चीज़ में आपको उसको हेल्प करिए, ये चीज़ उसको सुधारिए। तो अगर कोई हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका एक बड़ा कारण डिटेलिंग भी होता है कि लड़का डिटेलिंग सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तीसरी चीज़ें आपको ये देखनी है डिटेलिंग। उसके बाद एज ए मैनेजर आपको ये चीज़ देखना है किसी हेडक्वार्टर में अगर आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो हो सकता है कि प्रोडक्ट की एबिलिटी की मेडिकल स्टोर में हो या फिर स्टॉकिस्ट के पास आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये चीज़ भी देखना है। इसके वजह से भी जो है कोई हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगर आप फील्ड में डॉक्टर को जा करके मिल रहे हैं, प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं और पता चला मेडिकल में दवाई ही अवेलेबल नहीं है, मेडिकल वाला में अवेलेबल है, मेडिकल वाला फोन लगा रहा है, स्टॉकिस्ट में दवाई अवेलेबल नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कई बार ये चीज़ों की वजह से, जैसे कि डिमांड अगर मान लीजिए कि उस समय स्टॉकिस्ट में फ़ोन लगाए मेडिकल वाला, उस समय दवाई अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर डॉक्टर आपका वेट थोड़ी करेगा उस समय कि इसका दवाई आएगा तब मैं लिखूंगा। पेशेंट को तो उस समय दवाई चाहिए होता है, तो उसी समय डॉक्टर क्या करेगा, दूसरा दवाई लिखना चालू कर देगा। और वो तब तक लिखेगा जब अगली विजिट में आप जाकर के ये नहीं बताओगे कि सर हाँ ये अवेलेबल हो गया है अब मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि उसको क्या पता, उसको तो पता है कि प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो वो लिखेगा क्यों। तो प्रोडक्ट की एबिलिटी का भी ख्याल रखना, चाहे मेडिकल में हो चाहे स्टॉकिस्ट में हो, तो ये भी चीज़ आपको देखना है। अगर ये चीज़ भी अगर सही नहीं है तो इसके वजह से भी हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो एज ए मैनेजर आपको ये चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें देखनी है आपको हेडक्वार्टर में कि आपका लड़का फॉलो अप ले रहा है कि नहीं रेगुलर। फॉलो अप इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर बोला कि मैं आपका ये प्रोडक्ट लिखूंगा, अब डॉक्टर बोला तो ऐसा थोड़ी कि उसको अब उसको लिखते समय तो याद नहीं आता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉलोअप लेना पड़ता है, उसको रेगुलर मॉर्निंग में रिमाइंडर लगाना पड़ता है, 2-3 दिन में जाकर के उसको फिर से चेक करना रहता है, पड़ता है कि डॉक्टर ने लिखना चालू किया कि नहीं किया। तो फिर अगर नहीं लिखता है तो जाकर के फिर से रिमाइंड कराना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें फॉलोअप करना। दूसरा, कई डॉक्टरों को कंपनियां एक्टिविटी करती है या फिर गिफ्ट वगैरह जो भी देती है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है आपका मान लीजिए, और फॉलो भी नहीं लिया लड़का कि वो ROI डॉक्टर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। तो फॉलो भी लेना, जैसे अगर कोई POV लेकर के जाकर के स्टॉकिस्ट में देता है लड़का, तो उसका भी फॉलोअप लेना चाहिए कि वो जो POV है वो वहाँ गया कि नहीं गया। कई बार POV जाकर के पड़ा रहता है स्टॉकिस्ट के पास और वहाँ पे अगले मेडिकल स्टोर में जाता ही नहीं है। तो ये सारा चीज़ का फॉलोअप अगर लड़का नहीं ले रहा है तो भी हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर सकता अच्छे से। तो एज ए मैनेजर आपको ये चीज़ देखना है कि आपका लड़का फॉलोअप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, डॉक्टर के स्तर पे हो, चाहे मेडिकल के लेवल पे हो, चाहे स्टॉकिस्ट लेवल पे, कोई भी चीज़ें हैं उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मार्केट बहुत ही, आप जानते हो कि कितने कंपटीशन अभी हो गया है। तो अगर फॉलोअप नहीं लेंगे तो भी आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें है वो देखना है आपको आपके हेडक्वार्टर में एज ए मैनेजर कि वहाँ जो है आपका लड़का एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं। हर कंपनी में कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि कई में एनीमिया कैंप होता है, कई में न्यूरोपैथिक होता है, कई में हेयर रिलेटेड एक मशीन आता है तो उसका एक्टिविटी होता है, या फिर मान लो कोई चिल्ड्रन डे एक्टिविटी आ गया तो उसमें होता है, या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी जैसे डायबिटीज़ डे पे एक्टिविटी होता है, एनीमिया डे पे एक्टिविटी होता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी जो एक्टिविटी करती है तो इसको वो कर रहा है कि नहीं लड़का, और कर रहा है तो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ महीने में 2 एक्टिविटी होता है और वो कभी एक कर रहा है कभी कर नहीं रहा है, सही से नहीं कर रहा है, तो भी परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्योंकि एक्टिविटी जो है वो डॉक्टर से
रिलेशन बनाने का एक बहुत अच्छा टूल होता है और डॉक्टर उससे कन्वर्ट जल्दी होते हैं। तो आपकी कंपनी में जो भी एक्टिविटी है वो आपको देखना है कि वो लड़का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्टिविटी रेगुलर होती है तो उससे भी आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एज ए मैनेजर आपको ये चीज़ देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखना है आपको अपने हेडक्वार्टर में, ये कि प्रिस्क्राइबर है कि नहीं है। कई प्रिस्क्राइबर ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से सेल बढ़ेगा। तो प्रिस्क्राइबर जितना सेल है, जैसे कि मान लो 1 लाख का सेल है, तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख का सेल जो है सारे डॉक्टर लिख रहे होंगे। 1 लाख का सेल है तो मुश्किल से 15-20 डॉक्टर काफ़ी है 1 लाख के सेल के लिए। तो बाकी के डॉक्टर नॉन प्रिस्क्राइबर हैं। तो आपको जो नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हैं उनको जो है प्रिस्क्राइबर में कन्वर्ट करना है। देखना है कि कौन से नॉन प्रिस्क्राइबर हैं लिस्ट में, उनको आइडेंटिफाई करना है। लड़के को टास्क देना है कि देखो ये तुम्हारा नॉन प्रिस्क्राइब डॉक्टर है, इसको इस प्रोडक्ट के लिए आप अच्छे से RCPA करके इसको कन्वर्ट करो। दूसरा, अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइबर है तो वो रेगुलर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। जाना है तो RCPA करके पता करना है उस समय कि डॉक्टर का पर्चा कब लास्ट टाइम आया था, है ना, लास्ट परचेज आपने कब किया था स्टॉकी से। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर डॉक्टर रेगुलर प्रिस्क्राइब कर रहा है जिस भी हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे सेल कंसिस्टेंट रहता है, सेल ऊपर नीचे नहीं जाता है, और ये सब चीज़ें फॉलो पे डिपेंड करती है। दूसरा, POV जो मार्केट होता है जहाँ पे बस लड़के POV करते हैं, तो वहाँ भी जो है रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि रेगुलर सेल नहीं रहेगा। क्योंकि POV जो है इस महीने होता है, फिर अगले महीने वहाँ पे इतना माल लड़के डाल देते हैं कि उसके अगले महीने नहीं होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए तो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, रेगुलर प्रिस्क्राइबर बेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो नॉन प्रिस्क्राइबर है उसको कन्वर्ट कर, डेली एक कन्वर्जन करने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर आपके हेडक्वार्टर में रेगुलर प्रिस्क्राइबर हैं, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन देने वाले डॉक्टर हैं, तो आपका हेडक्वार्टर के परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके हेडक्वार्टर में अगर प्रिस्क्राइबर नहीं है तो आपको उसको डेली बेसिस पे प्लान करके आपको उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको देखना है एज ए मैनेजर किसी हेडक्वार्टर में, वो कि जो केमिस्ट वाला है और स्टॉकिस्ट है वो रेगुलर परचेज कर रहा है कि नहीं मेडिसिन को। जैसे कई लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर नहीं रहता है तो उसके वजह से डॉक्टर दूसरा प्रोडक्ट लिखना चालू कर देता है। तो रेगुलर परचेज होना चाहिए। इसके लिए RCPA जरूरी है, फॉलोअप जरूरी है, मेडिकल में जाना जरूरी है, स्टॉकिस्ट के पास हमेशा जाना जरूरी है, और ये चीज़ देखना है कि स्टॉकिस्ट भी रेगुलर परचेज करे। कई बार माल जो है स्टॉकिस्ट के यहाँ रहता नहीं है और लड़के विजिट करने सीधा क्लोजिंग में जाते हैं, तो पूरा महीना का तो आपका बिजनेस खराब हो गया ना, है ना। और जहाँ भी मेडिकल में डॉक्टर जो लिख रहा था, चल रहा था, वहाँ भी आपका प्रिस्क्राइबर खत्म हो गया। तो रेगुलर परचेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भी अभी RCPA के लिए आप जाते हैं तो पूछना चाहिए, भैया आपने लास्ट कब मंगाया था, है ना। आपको एरिया वाइज डिटेल्स लिखना चाहिए कि प्रिस्क्राइब यहाँ जो माल जा रहा था वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा था क्यों नहीं जा रहा है, तो वो जा करके आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जिस भी हेडक्वार्टर में अगर मेडिकल वाला, स्टॉकिस्ट वाला रेगुलर परचेज करता है गुड्स, तो वो भी हेडक्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, अच्छे परफॉर्म लड़का वहाँ पे करता है। तो एज ए मैनेजर आपको ये भी चीज़ देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखना है कि किसी हेडक्वार्टर में अगर आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको देखना है कि उस हेडक्वार्टर में कहीं क्लोजिंग स्टॉक तो ज़्यादा नहीं है। एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है क्लोजिंग। जो माल बिक करके बच गया उसको क्लोजिंग बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा रहेगा तो वहाँ तो प्राइमरी लगेगा नहीं, है ना। प्राइमरी नहीं लगेगा तो टारगेट नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी ऑर्डर का ही टारगेट होता है। तो अगर स्टॉक ज़्यादा हाई है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉक आया होगा तो क्यों आया होगा, किसी के लिए तो आया होगा, तो वहाँ माल गया कि नहीं गया, नहीं गया तो आपको प्लान करके कि ये मेरे यहाँ ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है, इसको मैं निकालूंगा, तो तभी जो है यहाँ पे प्राइमरी ऑर्डर स्टॉकिस्ट लगाएगा तो मेरा टारगेट होगा। तो अगर किसी हेडक्वार्टर में स्टॉक ज़्यादा है तो एज ए मैनेजर आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको अपने लड़के को ये टास्क देना है कि देखो तुम्हारे यहाँ ये स्टॉकिस्ट के यहाँ ये माल रखा हुआ है, इसका प्लानिंग जो है तुम मेडिकल वाइज या डॉक्टर वाइज दो कि इस माल को कहाँ निकालोगे, कैसे निकालोगे। और जब आप भी जाएंगे फील्ड वर्क में तो आपको भी ये चीज़ें देखना है कि ये जो
चीज़ें प्लानिंग है वो सही से लड़का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस डॉक्टर से अगर यदि आप मिल रहे हैं तो आपको वहाँ पे उसको डिमांड करना है सेम डॉक्टर को। तो अगर स्टॉकिस्ट के यहाँ अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो भी वो हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो एज ए मैनेजर आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको ये देखना है, लास्ट चीज़, कि रेगुलर प्राइमरी ऑर्डर आ रहा है कि नहीं। वही चीज़ें जो हैं वो सब एक चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं चीज़ें। ये 10 पॉइंट मैंने अभी तक बताए हैं, शायद आपको वो पॉइंट टू पॉइंट मैं भूल ना जाऊं करके मैं ये सारी चीज़ें नोट कर लिया था। तो रेगुलर प्राइमरी ऑर्डर जिस हेडक्वार्टर में नहीं आता है, सीधा देखो, अगर जो भी एमआर सीधा क्लोजिंग में मंथ एंड में डिपेंडेंट रहता है कि मैं लास्ट में ही सारा ऑर्डर लगाऊंगा प्राइमरी ऑर्डर, तो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अगर आपका टारगेट 1 लाख का है तो आप कोशिश कीजिए कि ये वीक में हर वीक में आपका ऑर्डर आए। जैसे 1 लाख का टारगेट है तो 25,000 25,000 25,000 करके रेगुलर ऑर्डर आए, तो वो उसको हेल्दी सेल बोलते हैं और वो कंसिस्टेंट और लंबे समय तक चलता है। लेकिन कई जगह क्या होता है कि एमआर क्या करते हैं, कई हेडक्वार्टर में क्या होता है कि सारा जो ऑर्डर है वो एमआर चाहते हैं कि महीने के आखिरी में ही लगे, तो फिर आपका टारगेट नहीं हो पाएगा। और टारगेट कैसे अचीव करें इस पर भी मैं वीडियो आगे लाने वाला हूं। अभी जो है सक्सेसफुल एमआर कैसे बने, एमआर से सक्सेसफुल एमआर कैसे बने, वही सीरीज पे वीडियो आने वाला है, सारा चीज़ वही पे होगा। तो आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट जो हैं एज ए मैनेजर अगर आप हैं तो आप किसी हेडक्वार्टर में देखिए ये सारी चीज़ें आपके हेडक्वार्टर में हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रहा तो इसी वजह से आपका मोस्ट ऑफ द चांस है कि इसी वजह से आपका हेडक्वार्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको अपने लड़के में ये सारी चीज़ें सुधारनी है। और अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो भी आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मैनेजर बनेंगे कभी तो आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। एमआर जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। और अभी मैं एमआर से सक्सेसफुल एमआर कैसे बने उसी चीज़ का वीडियो लाने वाला हूं। तो वीडियो के नोटिफिकेशन को के लिए आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।